हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम हिंदी कहानी यूजीसी नेट का यूनिट 7 चंद्रदेव से मेरी बातें पढ़ने वाले हैं। इस कहानी के अलावा मैंने एक और कहानी का क्लास अपलोड किया है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे। परीक्षा की दृष्टि से वह क्लास भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो। इस क्लास में मैंने इस कहानी में दिए गए पात्र और इस कहानी का सारांश एवं कुछ प्रमुख उदाहरण रखे हैं। साथ ही साथ मैंने इस कहानी का कंटेंट इस तरह से रखा है कि जो आपकी एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहानी में आप देखेंगे कि आपके सामने जो पीडीएफ रखा गया है, यह मूल किताब रखी गई है, तो आपके लिए यह बहुत ही ज्यादा एक भरोसेमंद कंटेंट साबित हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर की ऐसी ही उपयोगी वीडियो आपके लिए आती रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी एक बहन का कमेंट रखना चाहूंगी, जिन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारी क्लास को देखा और उन्होंने हमें सुझाव दिया कि कहानी संग्रह में कहानियां मतलब जिस कहानी संग्रह में कहानियां लिखी गई हैं, संग्रहित की गई हैं, उस कहानी संग्रह में प्रकाशित अन्य कहानियों के नाम भी बताया करें, क्योंकि प्रश्न सिंपल नहीं बनते। तो बहन, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि अभी यूजीसी नेट जो है, यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा कठिन बना रहा है, लेकिन मैं इस सारी कहानियों की पार्टिकुलर वीडियो अपलोड करने वाली थी, इसलिए मैंने ये नहीं रखा। तो अगर आपको भी कोई क्वेरी है या फिर कोई प्रश्न है या फिर कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, जिसकी लेखक हैं बंग महिला, जिनका सही असली नाम था राजेंद्र बाला घोष, लेकिन हिंदी साहित्य में यह बंग महिला के नाम से ही अपनी रचनाएं प्रकाशित करती आ रही हैं। कहानी की पृष्ठभूमि की बात करें तो कहानी का प्रकाशन 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। इस कहानी का जो सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था, वह निबंध के रूप में हुआ था और यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसने माना है? भवदेव पांडे। और हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किस कहानी को मानते हैं? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को। एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे आईएमपी टिक करूंगी। कहानी को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कहानी के भीतर किन किन विषय पर चर्चा की गई है। तो इस कहानी में पक्षपात, कलकत्ता की बात, वाहन और चप्पल, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान और कानून आदि पर चर्चा की गई है। कहानी के प्रतिपाद्य की बात करें तो उपनिवेश के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य है, अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य है, रंगभेद एवं पक्षपात का चित्रण है, सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह है, उच्च शिक्षित वर्ग को काठ के पुतलों से तुलना की गई है, भारत की दिनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह किया गया है। किससे? चंद्रदेव से। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है, मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। तो इसके मतलब इस वाक्य के द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी इसमें कहानी में व्यंग्य किया गया है। इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? तो इस कहानी में
सिर्फ दो पात्र हैं। लेखिका जो पत्र लिखती है और किसको लिखती है, चंद्रदेव को, यानी मून चंद्रमा को लिखती है यह पत्र। और यह जो कहानी है एक पत्रात्मक शैली में लिखी गई है और यह पूर्णतः एक व्यंग्यात्मक कहानी है। आते हैं इस कहानी के प्रमुख उदाहरण पे जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास अवश्य भेज देवें। आशा है कि आपको आदर पूर्वक अवश्य आवाहन करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है नहीं। अब यहाँ पे जो लेखिका है वो बोलती हैं कि आप जो लॉर्ड कर्जन है वायसराय उस समय के, उनको एक पत्र भेजें, निवेदन पत्र भेजें और वो आपको आवाहन करेंगे, क्योंकि आप भारतीयों के जैसे कृष्णांग यानी काले नहीं हो, नहीं तो जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। चंद्रदेव को नौकरी देंगे तो उनकी गौरांग जाति यानी अंग्रेज कुपित नहीं होंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आगे देखते हैं इसके प्रमुख उदाहरण। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीणप्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अब यहाँ पे जो आधुनिक उस समय की जो बच्चे हैं उन पे व्यंग किया गया है कि जो हमारी भारत की संतान है वो छोटे बचपन से ही चश्मा धारण करने लग गई है। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी थी। यहाँ पे लेखिका स्त्रियों की दशा का वर्णन करती है। भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्त श्यामला सवर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राजवैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभु के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशाधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं वे भी काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। हरिपद भदवा त्रिलोक की पावनी सुरशरी के भी खोटे दिन आ गए हैं। वह भी अब स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खंभे गाड़ दिए गए हैं। अब यहाँ पे इस पंक्ति के द्वारा गंगा पर बन रहे पुलों और बांधों के आधुनिक विकास की आलोचना लेखिका ने किया है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां का ईडन गार्डन तो परिजात के परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। यहाँ पे इस पंक्ति के द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। आगे लेखिका लिखती है कि भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लाएं।
आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी कुछ शिक्षा लाभ ले सकेंगे। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पंक्ति के द्वारा लेखिका ने अंग्रेजी डॉक्टरों और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर व्यंग किया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो उपयोगी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक अवश्य करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।